अंबेडकर के सपनों के भारत में लोकतंत्र को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, संविधान को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, कलम और किताब को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी नौजवानों को ज्यादा निभानी है। इसलिए मैं नौजवानों से, जो नीला गमछा पहने हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। हथियार से लड़ाई नहीं जीती जाती, और कलम से बड़ा हथियार दूसरा कोई होता नहीं। जिसकी पीढ़ियां शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, उसे कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से सीखो कि हम कलम और किताब से लड़ाई लड़ेंगे और विचारों को गांव-गांव पहुंचाएंगे। तो ऐसा क्यों है इस देश में कि डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों की बस्ती में माना जाता है? अब मैं बड़ा खुश होता हूं कि पिछड़े तबके के बीच भी अब एक चेतना आई है, ओबीसी और ईबीसी समाज में भी एक चेतना आई है, और तमाम लोग अब जाति से ऊपर उठ करके विचार के लिए एक हो रहे हैं। यही हम लोग पिछले 10 साल से इसकी कोशिश कर रहे थे। अगर हम जातियों में बटे रहेंगे तो कोई किसी का भला होगा? इसलिए आओ 90% परिजन लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाएं और एक साथ जमात बनाएं, ताकि ये जो नीला पटका है, ये बाबा साहब का प्रिय रंग, ये क्रांति का रंग, समानता और न्याय का रंग, आसमान जिस रंग में है वो ये सिखाता है कि भेदभाव मत करो। ये रंग जो है, ये क्रांति का रंग पूरे देश में फैले और बाबा साहब का सपनों का भारत बने। लेकिन ये तब संभव होगा जब संविधान को बदलने वालों को बदल लो। तो जो कल तक डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते थे और आज भी करते हैं, अब वो अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा लगवा रहे हैं। जानते हैं क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब ने आपकी उंगली में एक अधिकार दे दिया है, वोट का अधिकार। और बिहार में एक गरीबों का मसीहा कहा करता था, वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार। और उसी अधिकार के नाते जब उनको वोट लेना होता है तो मूर्ति लगवाते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो अंबेडकर के सपनों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने शानदार कार्यक्रम में हमें आने का न्योता दिया और आप सबसे मिलने का एक जरिया बना है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इतने अच्छे आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति को आप लोग भी धन्यवाद दीजिए कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया। और आज का दिन अब इतिहास में यहां के लिए दर्ज हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण मात्र नहीं हुआ है, ये इस बात का ऐलान हुआ है कि इस देश में समता और न्याय की लड़ाई, इंसान को इंसान के बराबर समझे जाने की लड़ाई और भारत को चलाने वाली किताब संविधान की लड़ाई अब और मजबूत होगी। और जब तक इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत पड़ेगी, पूरे इलाके के समता और न्याय पसंद लोग एकजुट होकर के डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं आज के इस आयोजन को उस रूप में देखता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां जिसकी बनी वो तथागत बुद्ध थे, और दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां जिसकी तोड़ी गई वो बाबा साहब की तोड़ी गई। बड़ा लंबा दौर था, पुराने लोग जानते हैं। एक तो जल्दी कोई प्रतिमा लगा नहीं पाता था, दूसरा कि कोई लगा भी दिया तो किसी न किसी तरह से उस पर हमला, कहीं न कहीं चोरी छिपे या जानबूझकर परेशान और अपमानित करने के लिए उसको क्षतिग्रस्त किया जाता था। क्योंकि लोगों को यह लगता था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा गांव-गांव चली गई तो आज प्रतिमा गई है, कल विचार भी चला जाएगा। और अगर गांव-गांव डॉक्टर अंबेडकर का विचार पहुंच गया तो मुट्ठी भर लोगों की हुकूमत चली जाएगी और सब बराबरी के लिए सवाल पूछने लगेंगे। इसीलिए वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से सबसे ज्यादा घबराते डरते हैं। हमारा खौफ उनसे पूछो
जो हमारे पुरखों की मूर्तियों तक से भी डर जाया करते हैं, वरना प्रतिमा थोड़ा ही लड़ने आती है। प्रतिमा तो एक जगह खड़ी है, लेकिन वो जो उंगली ऐसे दिखा रही है, दूसरे हाथ में संविधान की किताब लिए हुए है, वो इस देश के करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है कि न्याय और समता की लड़ाई में तुम कभी डरना मत। ये संविधान की किताब तुम्हारे हथियार बनकर के तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये हिम्मत उस प्रतिमा से मिलती है, इसीलिए वर्चस्वशाली तबके के लोग प्रतिमाओं को तोड़ने का काम करते हैं। बड़े दिन तक हुआ, लेकिन अब समय बदल गया है। आज आप इस देश में गांधी जी की कोई प्रतिमा तोड़ दीजिए, हो सकता है बहुत लोगों को पता ही न चले। नेहरू की प्रतिमा तोड़ दीजिए तो हो सकता है हुकूमत आपको सम्मान देने लगे। किसी और की प्रतिमा तोड़ दीजिए तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज के समाज में ये बहुजन समाज अब इतना बदल गया है कि हिम्मत नहीं है किसी की प्रतिमा छोड़ो एक उंगली तोड़ दे, और अगर आपने तोड़ी तो अगले दिन पूरा शहर जाम हो जाता है, क्योंकि अब उनका समाज जागरूक हो गया है और वो जानता है कि अपने महापुरुषों का सम्मान कैसे बचाना। और मैं जिस राज्य से आया हूं वहां तो एक सरकार है, 403 विधानसभाओं के लिए ऐलान की हुई है कि 403 विधानसभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाएगी, और ऐसे ही नहीं लगाएगी, चबूतरा बनवा के लगाएगी, ऊपर छत्र लगवाएगी। और जो बात करती है किसी और की, मैं नाम नहीं लूंगा, वैचारिक कार्यक्रम है और बड़े अधिकारी और कर्मचारी लोग भी बैठे हैं, तो देखो हम तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर घूम रहे हैं। एक नौकरी थी उनके छीनने लायक, तो हमने ऐसी नौकरी ठुकरा दी, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी और की नौकरी पर कोई आंच आए। लेकिन समझदार को इशारा काफी है। तो जो कल तक डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते थे और आज भी करते हैं, अब वो अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा लगवा रहे हैं। जानते हैं क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब ने आपकी उंगली में एक अधिकार दे दिया है, वोट का अधिकार। और बिहार में एक गरीबों का मसीहा कहा करता था, वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार, और उसी अधिकार के नाते जब उनको वोट लेना होता है तो मूर्ति लगवाते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो अंबेडकर के सपनों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। इसलिए सजग रहना। ये प्रतिमा जब भी, और जिन लोगों ने जितने चंदा जुटाकर मेहनत करके लगाई है, और आपने हमें उसके अनावरण के लिए बुलाया, तो ऐसे मौकों पर हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि ये बहुजन समाज अगर किसी को इतना सम्मान देता है तो डिग्री की वजह से तो नहीं देता, पद प्रतिष्ठा की वजह से तो नहीं देता, वरना तो नौकरी भी चली गई। ये समाज अगर किसी को सम्मान देता है तो केवल एक वजह से देता है कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों के साथ हमारे परिवार का हिस्सा है या नहीं है। इस विचारों की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े रहे, और जो सम्मान आपने दिया है हम उसे एक जिम्मेदारी की तरह लेते हैं, और हम ये वादा करते हैं आपसे कि जब तक डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बन नहीं जाएगा, जो भी कुर्बानी देनी होगी हम उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आज के इस ऐतिहासिक दिन हम इसका संकल्प लेते हैं, और यही संकल्प हम आपसे भी निभाना चाहते हैं। मूर्ति बनना पहला कदम होता है। जहां कभी डॉक्टर अंबेडकर नहीं पहुंच पाए, पहली बार प्रतिमा तो पहुंची, लेकिन उसी प्रतिमा तक रुक मत जाना। आज जिस डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पहुंची है, आसपास के इलाके से जब भी छोटे छोटे बच्चे गुजरेंगे तो अपने माँ बाप से पूछेंगे उंगली पकड़कर कि ये किसकी मूर्ति बनी हुई है। तो जो अपने परिवार के लोग होंगे वो खुशी से बताएंगे
कि बेटा ये मूर्ति उसी महानायक की बनी है जिसने इस देश के करोड़ों लोगों के लिए समता और न्याय की लड़ाई लड़ी है, और आज भी हमारे तन पर लिबास और हमारे पास अधिकार है तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। इसलिए हम इनको अपना नायक मानते हैं और इनके सामने सर झुकाते हैं। और दूसरे तबके के लोग उस मूर्ति से घबराएंगे, डरेंगे, परेशान होंगे। लेकिन मैं उनसे भी एक गुजारिश और निवेदन करना चाहता हूं, हम तो वह भारत देखना चाहते हैं जिसमें किसी पिछड़े और दलित बस्ती में नहीं, किसी अगड़ी बस्ती में भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगे, और आप सब मिलकर लगाओ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर सबके हैं, वो किसी एक जाति और एक धर्म के नेता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। डॉक्टर अंबेडकर एक बात बस कहते थे, जितना सम्मान हम तुम्हें करेंगे उतना सम्मान तुम हमें भी करना। ये किसी के खिलाफ तो बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 100 रोटी अगर इस देश में है और 100 लोग खाने वाले हैं तो 100 आदमी को एक एक रोटी बराबर बटे। बताओ ये गलत बात तो नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं और 90 आदमी 10 रोटी पर गुजारा कर रहा। ये गलत है कि सही है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं बराबरी, समता, न्याय, और न्याय जब तक नहीं है तब तक अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनेगा। तो ऐसा क्यों है इस देश में कि डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों की बस्ती में माना जाता है? अब मैं बड़ा खुश होता हूं कि पिछड़े तबके के बीच भी अब एक चेतना आई है, ओबीसी और ईबीसी समाज में भी एक चेतना आई है, और तमाम लोग अब जाति से ऊपर उठ करके विचार के लिए एक हो रहे हैं। यही हम लोग पिछले 10 साल से इसकी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम भी जब आजमगढ़ में रहते थे तो हमको भी लगा गाय भैंस चराने वाले का बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाकर टॉप करे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाए। पहले हमको लगता था कि घर वालों की मेहनत से है, और है भी, मेहनत किया उन्होंने। लेकिन बाद में जब अपने विचारों को जाना और समझा तो हमने एक बात मानी कि अगर मेरे घर वाले जैसे करोड़ों लोगों के घर वाले तो बहुत दिन से चाहते थे, लेकिन अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो आज हम जहां हैं वहां हमारे जैसे लाखों लोग कभी नहीं पहुंच पाते। इस बात को इस देश के पिछड़ों को भी हमने देश भर में समझाया है। संविधान का कर्जा हमारे ऊपर, संविधान ने रास्ता बनाया, संविधान ने अधिकार दिया, संविधान ने सम्मान दिया, और उसी संविधान के रास्ते मंडल कमीशन बना। तो बताओ ये किसी के खिलाफ बना था क्या? एक किताब लिखी गई जिसमें जाति देख करके कुछ लोगों को बड़ा और बाकी को छोटा कर दिया गया। मैं उस किताब का नाम भी नहीं ले रहा हूं, समझदार को इशारा काफी। उसमें इंसान को इंसान से बांट दिया। कुछ लोगों को कहा कि तुम श्रेष्ठ हो, बाकी लोगों को कहा कि तुम नीचे हो। हमारे पुरखे को जब मौका मिला, और याद रखना आसपास के लोगों, अगर आपको कोई एक गाली दे दे तो आप मौका खोजते हो कि कैसे उसको 2 गाली दे दें। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही? अगर आपके सामने कोई एक झापड़ मारे तो आप अपनी पूरी ताकत जुटाओगे कि कैसे उसको 2 मार दें। करोगे कि नहीं करोगे? कोई आपके पिताजी को अपमानित करे, आप मौका ढूंढोगे कि नहीं उस अपमान का बदला लेने के लिए? लेकिन सोचो उस महामानव का, हजारों साल से जिनके पुरखों को अपमानित किया गया, उनके हाथ में जब किताब लिखने की बारी आई तो उन्होंने संविधान लिखा जिसमें किसी से बदला लेने की बात नहीं कही गई है। उन्होंने संविधान में यह कहा कि अब आज से ये छोटी बड़ी की लड़ाई बंद और अब सब बराबर। बताओ ये हमारे पुरखे की बड़ी बात है कि नहीं है? वरना डॉक्टर अंबेडकर भी कहते कि 2000 साल तक तुमने हमको अछूत बनाया, तो अब 200 साल तक हम तुमको बनाएंगे। संविधान हाथ में था, कर सकते थे। और संविधान बनाने वाले लोगों को भी शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने बदला नहीं लिया। इसलिए आज आप लोगों को भी और खासकर नौजवानों को भी मैं कहना चाहता हूं, हमें किसी के खिलाफ बदला लेने की बात नहीं करनी, किसी से हमें बदला नहीं लेना, और ना हमें किसी से लड़ाई लड़नी है। हमारी लड़ाई समता और न्याय की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? जोर से बोलिए। वो प्रवचन सुनने वाले बाबा की तरह नहीं ना है। आजकल गौवा में कुल गोए भोजपुरी यहाँ समझ जाते हैं लोग। हमारी तरफ कहा जाता है तो बाबा घूमला एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ये हो जाएगा पवित्र, कोनो बात नहीं। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल।
और कथा कर रहे, घूम रहे, सब कर रहे हैं। ये कथा नहीं है, ये विचार का संगम है, और विचार के संगम में विचार लेकर के जाना होता है। और विचार ये है कि जब से बाबा साहब का संविधान बना है, ये चारपाई अगर ये कुर्सी लगी है तो सबके लिए बराबर लगी है, और सब जाति के लोग गुलदस्ता बनाकर मंच पर बैठे हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां सब बराबर हो, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा भारत चाहते थे जहां हर हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए। और आज कुछ लोग ऐसा भारत बना रहे हैं कि हर हाथ में तलवार बांट रहे हैं। बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं? हमारे पुरखों के हाथ में कुदाल था, फावड़ा था, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, अहिर, कुर्मी, कोयरी, सारी कमेरा जातियां जमीन पर काम करके, हस्तशिल्प काम करके पीढ़ियां खप गई। इतना मेहनत करते थे, सम्मान नहीं मिलता था। सामने सड़क पर चलने लगे तो कोई भी रेटे करके बोल देता था। बहुत पुराना इतिहास तो नहीं ना है। और मैं सच बात बताऊं, दिल पे हाथ रख के बताना, आपके गांव में आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? बड़ा छोट है ना, तो किसने बनाया ये बड़ा छोट? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ने गए, और याद रखना नौजवानों और जितने बच्चे उनको कह रहा हूं, प्रतिक्रियावादी मत बनना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने गए तो स्कूल में बाहर बिठा दिया, मास्टर से लड़ने नहीं लगे थे। गौर से समझना एक बात को, मास्टर पर हमला नहीं करने गए। बाबा साहब ने किताब लिखी है वेटिंग फॉर अ वीजा, उसमें लिखा है कि हमारे पीने का पानी अलग था और चपरासी पिलाता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन हमें पानी भी पीने को नहीं मिलता था। डॉक्टर अम्बेडकर एक दिन अपने घर लौटकर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, कभी पढ़ने से रोकते, कभी पानी पीने से रोकते, कभी साथ बैठने से रोकते, ऐसा क्यों करते हैं वो? माँ ने कहा क्योंकि हमारी जाति उनकी नजर में छोटी है। बाल मन के डॉक्टर अम्बेडकर पूछते हैं कि ये कैसे पता चला कि किसकी जाति बड़ी किसकी छोटी? तो माँ ने कहा कि शायद किसी किताब में लिखा है कि कुछ लोग बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, और हम लोग छोटे होते हैं, अछूत होते हैं। बच्चे के उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, माँ, उस किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें जात के नाम पर कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा, और उस किताब का नाम है भारत का संविधान, और उस संविधान ने सबको बराबर बना दिया। डॉक्टर अम्बेडकर से सीखो, आप क्या सीख सकते हो? हथियार नहीं था डॉक्टर अम्बेडकर क्या? हाँ, ठीक बात है, कई बार माहौल ऐसा बन जाता है, मारपीट हो जाती है, लेकिन हमारे जैसे लोग आपसे निवेदन करने आए हैं, लड़ो मत किसी से, उलझो मत। कभी कभी रोड पर जाते हैं तो देखते हैं, मैं दिल्ली में एक बार अपने कॉलेज जा रहा था, बाइक से जा रहा था, तो पीछे बहुत जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था एक आदमी। तो जैसे ही मैं पीछे देखकर मैंने कहा कि जाओ, तो मैं मुस्कुराने लगा। तो जैसे मैंने उसको कहा जाओ, तो वो कह रहा है क्यों आंख दिखा रहा है? मैंने कहा कि मैंने कब दिखाया? कहे अभी घाट डालूंगा। मैंने कहा इतनी ही बात पे? अगर मैं उससे उलझ जाता तो मुझे पता है कि उसके जीवन में हो सकता है ये कहीं काम हो झगड़ा करना, लेकिन मेरा काम रुक जाता। डॉक्टर अंबेडकर अपने मास्टर से उलझ गए होते तो डॉक्टर अंबेडकर बन पाते क्या? डॉक्टर अंबेडकर बड़ोदरा में नौकरी करने गए और घर रहने को घर नहीं दिया। 32 डिग्री लोग कहते हैं उनके पास थी, अरे 2-4 कम भी रही होगी, लेकिन जितनी डिग्री थी सब ओरिजिनल डिग्री थी, एक को फर्जी डिग्री नहीं थी। लग रहा है समझ सारे लोग गए कि किसके पास फर्जी डिग्री है। डॉक्टर अंबेडकर का इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी रहने को घर नहीं, और कौन रोक रहा था? मुसलमान रोक रहा था। आपके मंडल कमीशन का विरोध कोई मुसलमान कर रहा था। कौन थे वो लोग? इसी देश के लोग थे। अनावश्यक एक जाति व्यवस्था ने कुछ लोगों के मन में यह भ्रम बना दिया कि हम श्रेष्ठ हैं। किस बात के श्रेष्ठ हो? क्या ऊपर से जब तुम मान लो धर्म मानते हो तो ऊपर से आ रहे थे तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे कि अपना अपना जाति अपने चुन रहे थे? नहीं भाई, ये संयोग है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। और भारत और उपमहाद्वीप बाहर जाओ, जाति है भी नहीं भाई। दुनिया में जाति व्यवस्था हर देश में नहीं है, और भारत में है। तो बताओ ये बीमारी है कि नहीं? मैंने अपनी किताब लिखी है जाति जनगणना, अभी मैं कुछ रखवा के जा रहा हूं। और क्यों रखवा के जा रहा हूं जानते हो आप?
हमारे जैसे लोग उत्तेजक भाषण देने नहीं आते। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण यादव बड़ा ऐसा बोलते वैसा बोलते। जो भी सच्चा बोलता है वो उनकी आंख में चुभता है। सोए हुए जगाने वालों के कतार में मैं खुश हूं कि इतने लोगों को जगाने वालों के भीड़ में मैं शामिल हूं और मेरा काम केवल जगाने का है। और जो जाग जाएगा वो अपने आप अपना अधिकार मांगेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर से जो सीखने वाली बात है वो ये, कलम अपने हाथ में पकड़ना और किताब लिखना। डॉक्टर अंबेडकर ने जितना लिखा है उसको पढ़ो, उनकी किताबें गांव-गांव बांटो। और ऐसे कार्यक्रम जब हो तो अगली बार मैं पूरी आयोजन समिति और अपने वरिष्ठ लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि जब भी आप छोटा छोटा कार्यक्रम गांव में करिए, पतली पतली किताबें महापुरुषों की जीवनी की गांव-गांव में बांटिए। हथियार से लड़ाई नहीं जीती जाती और कलम से बड़ा हथियार दूसरा कोई होता नहीं। जिसकी पीढ़ियां शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, उसे कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से सीखो कि हम कलम और किताब से लड़ाई लड़ेंगे और विचारों को गांव-गांव पहुंचाएंगे। यह अलग बात है कि अपने स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं करना है, लेकिन कलम हाथ में पकड़नी है। और जहां मौका मिले पतली पतली किताबें भेंट करो। आप किसी की शादी में जाते हो, मैं बहुजन परिवार से गुजारिश करता हूं, किसी के बर्थडे में गए किताब लेकर जाओ। किसी के शादी में गए उसको पतली पतली किताब दो। जो नहीं पढ़ सकता उसको कह दो दूसरा आदमी पढ़ के सुनाए। और विचारों से धीरे धीरे देखना चीजें जाएंगी। ये जितना पैसा इस माला पर खर्च किया गया है ये कल तक मुरझा जाएगा और परसों कूड़े में चला जाएगा। मेरे एक निवेदन मान के जाइए, आप जितना खर्चा माला और फूल पर करते हैं उतने पैसे की पतली पतली किताबें खरीदिए। माला की तरह वो शाम को मुरझाएंगी नहीं। जब तक वो किताब रहेगी हमेशा उम्र में ताजी रहेगी और विचारों की क्रांति को गांव-गांव पहुंचाएगी। इसलिए किताब बांटने का अनुभव अपने बीच में लाइए। जो सक्षम हो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए की आप किताब खरीदो और गांव-गांव चलो, हम लोग क्रांति करने चलते। छोटी छोटी टोली बनाते हैं, छोटा छोटा गांव में जाके दरी बिछा के 10 लोगों को बैठा के उनको बताते हैं कि अंबेडकर का संविधान नहीं था तब भारत कैसा था और संविधान बना तब भारत कैसा बना। वरना ये गांव के हमारे गरीब कमजोर लोग, और ये इतना गरीब बना दिया, इतना गरीब बना दिया कि 5 किलो अनाज भी सरकार दे रही है तब जाकर के पेट भर रहा है। तो जिसको रोज दिन भर मेहनत करनी है, शाम को उसके घर में चूल्हा जले, दिन भर खेत में काम करेगा, दिन भर फैक्ट्री मजदूरी करेगा, वो आदमी संविधान बचाने जाएगा। और जिन लोगों ने संविधान को फायदा लिया, हमारे जैसे लोगों ने, वो लोग नौकरी बचा रहे हैं। फिर देश कौन बचाएगा? फकीर, वो झोला लेके चला जाएगा। इसलिए उसके भरोसे मत छोड़ो। और ये बात याद रखना, ये देश आपके पुरखों ने बनाया है और कोई उसे लूट रहा है तो लूटने दोगे क्या? शिक्षा महंगी हो गई। सरकारी स्कूल में किसके घरों के बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के, कमजोर के, पिछड़े के, दलित के, अति पिछड़े के, किसान के, मजदूर के। तो जैसे ही सरकारी शिक्षा बर्बाद होगी तो ये गरीबों के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे कि नहीं? और जो पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी वो समझदार कैसे बनेगी? और जब शिक्षा नहीं होगी और समझदारी नहीं होगी तो नौकरी मिलेगी क्या? वैसे तो अब पढ़ लिख करके भी नौकरी नहीं मिल रही, पलायन हो रहा है। और नौकरी नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली तो बेरोजगारों की एक ऐसी भीड़ तैयार हो जाएगी जिसको धर्म बचाने के काम में लगा दिया जाएगा। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? नई नई रैली, नया नया कार्यक्रम चल रहा है और आपके बच्चों की शिक्षा छीन ली गई, आपको पता ही नहीं चला। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में शिक्षा थी। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में कलम थी। संत गाडगे कहा करते थे कि अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो और थाली ना खरीद पाओ तो हाथ पे खाना रखकर खा लेना, लेकिन 1-1 रुपया जोड़ करके अपने बेटा और बेटी को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि शिक्षा ईमान से गुलामी को दूर करे। और हम शिक्षा से वंचित रह गए। इसीलिए मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा है कि जब गुलाम बनाना होता है किसी तानाशाह को पूरा देश, तो पहला काम वो करता है कि शिक्षा को बर्बाद कर देता है या शिक्षा को इतना महंगा कर देता है कि गरीब आदमी वहां पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं
अब तो आपके बचाने से बचेगी भी नहीं। देखो सच्ची बात ये है, धर्म बचाने वाले, अच्छा पहले होता था कि धर्म इंसान को बचाता था। जब भारत 2014 में आजाद हुआ, एक अभिनेत्री ने कहा था, तो अब इंसान बचा रहा है धर्म। अरे क्यों बचा रहा है? धर्म वो चीज होती है जो दिल में होती है। हमारा पुरखा संत कबीर कहता है कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं श्वासों की श्वास में। बताओ, ये बाहर करके सबको झगड़ा करा दिया। जो तिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जा। संत कबीर कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। और ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखा ही नहीं, और आपने इधर उधर लड़ा दिया सबको आपस में। हम आपसे ये निवेदन करके जा रहे हैं, किसी भी हिंसा की लड़ाई की भीड़ में शामिल मत होना। अगर भीड़ बनना है तो कलम और किताब वाली बनना, जिससे विचारों की लड़ाई में शामिल होना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज होते तो ये धर्म की लड़ाई को दूर से रोक रहे होते। बताओ, गलत तो नहीं कह रहा? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं धर्म की बात की क्या? धर्म के नाम पर लड़ाया क्या? फिर आप भी मत लड़ना अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर के सच्चे वारिस हो। और डॉक्टर अम्बेडकर से जो सबक सीख सकते हो ये सीखना कि चाहे एक रोटी कम खानी पड़े, एक कपड़ा कम पहनना पड़े, रिश्तेदारी में खर्चा कम कर दो, अनावश्यक कहीं दान दक्षिणा देना बंद कर दो, अनावश्यक फिजूल खर्ची बंद कर दो, और एक एक रुपया जोड़ करके अपने बेटा बेटी को बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जरूर भेजो। और डीयू भेजो, जेएनयू भेजो, जामिया भेजो, तब जाकर के आपके बच्चे शिक्षित होकर के जागरूक हो पाएंगे। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो प्रतिमा बनी है ये एक कदम है। इसके अगली बार नौजवानों छोटी छोटी टोली बनाकर, वरना जयंती मनाना बड़ा आसान आजकल हो गया है। डीजे बचाओ, जोर से जय भीम का नारा लो, और उस नौजवान से अलग बुला के पूछ लो कि डॉक्टर अंबेडकर की 5 बातें बता दो। नहीं बता पाएगा। अब हम कम से कम नौजवानों को तो ये बात सिखाए कि नारा लगाना आसान है। कहें कि नारा तो दिल्ली वाला भी लगा रहा है, जोर से लगा रहा है। और मूर्ति बनवाना होगा तो सरकारी मूर्ति बनवाएगा और हर घर में बनवा देगा, लेकिन वो मूर्ति पर माला पहनाएगा और विचारों पर ताला लगवा देगा। बताओ, ऐसा अंबेडकर से सपनों का भारत बन पाएगा क्या? इसलिए हमें विचारों को जिंदा रखना है और विचारों को घर घर ले जाना है। मैं पूरी आयोजन समिति का इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने गांव के इतने लोगों को जुटाया, बुलाया, इनको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानने को बताया। और आज ये भी संकल्प लेकर के जाइए कि ऐसे आयोजन 365 दिन छोटे छोटे रूप में होते रहने चाहिए। बताइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? छोटा छोटा गांव में टोली बनाकर जाओगे ना, हर जाति हर धर्म के लोगों को बोलो। जो लोग अपने को बहुत श्रेष्ठ जाति का कहते हैं उनके भी घर जाओ, उनसे बात करो, उनको समझाओ कि आप बड़े और हम छोटे नहीं हैं, हम दोनों बराबर हैं, हम बराबर हैं। और हमारी लड़ाई आपके खिलाफ है भी नहीं, हमारी लड़ाई बराबरी की है, हमारी लड़ाई न्याय की है। खटिया पर आप बैठेंगे तो बगल में तो एक खटिया पर हम भी बैठेंगे, इतनी ही तो लड़ाई है। इसलिए हम बराबरी की बात करते हैं, समता और न्याय की बात करते हैं, और ये संकल्प लेते हैं कि जब तक समता और न्याय नहीं बनेगा तब तक डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनेगा। आज जाति जाति की एक एक पार्टी बना करके और वो खरीद ले रहे। कुल्हाड़ी की लकड़ी में को दिखाकर जंगल की लकड़ियों से वोट ले लिया गया। और बिहार के लोगों, आज का दिन आपके लिए तो एक नया दिन आ ही गया है। दूल्हा कोई और वरमाला किसी और के गले में, 3 महीना बस। ये हाल लोकतंत्र की जननी बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार। और लोकतंत्र में कैसे चुनाव कैसे बदला पता ही नहीं चला। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में था कि टीवी मीडिया पूरा गुलाम हो जाएगा। ये हमारे यूट्यूबर भाई हैं, इनको अगर ये अपना मेहनत करते हैं, व्यूज आता है,
ऐड आता है तब रेवेन्यू मिलता है। कल कोई पूंजीपति इन सबको कहे कि 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं, हमारी खबर चलाओ, तो ये आपकी खबर दिखाएंगे कि उसकी खबर दिखाएंगे? अगर महीने 50,000 कमा रहे हैं और कोई 5 लाख दे दिया, तो जो खरीद लेता है वो मीडिया क्या देश की खबर सुनाएगा, जनता की खबर सुनाएगा? मीडिया तो जब युद्ध चल रहा था तो कह रहा था कि इस्लामाबाद और कराची पर भी कब्जा हो गया है। ऐसा दुनिया का कोई मीडिया देखा आपने? चीन में रोबोट बन रहा है, जापान साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, अमेरिका ड्रोन से हमला कर रहा है, युद्ध कर रहा है, ईरान तेल रोक दे रहा है और यहां सिलेंडर सब गायब। और भारत में क्या हो रहा है? एक आदमी टीवी पर बैठकर मंत्र फूंक के नारियल को हवा में उड़ा रहा है। ये अम्बेडकर के सपनों का भारत है। दुनिया में शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, कलम और किताब विज्ञान की, और हमारे यहां कहा जा रहा है गोबर में विज्ञान है। हमारे गांव के लोग गरीब थे, तब भी जानते थे कि गोबर आदमी के खाने की चीज नहीं है। गोबर को खेत में डाला जाता है और उससे अनाज पैदा होता है और अनाज से पेट भरता है। अब देखो ऐसे ऐसे विद्वान आ गए हैं, कहता है कि अगर गोबर लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा, गोबर ओढ़ लेंगे तो वायरस नहीं आएगा। हम कहते हैं कि तुम लोग आधा किलो 1-1 किलो रोज गोबर खाया करो, और कम पड़े तो हम किसान लोगों से भिजवा दिया करें। लेकिन हम इस देश के गरीब किसानों को, बच्चों को गोबर नहीं खिलाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि हर घर में अच्छा हलवा बने और अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा और जीवन जिए। लेकिन आप इस देश को गोबर वाला देश बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनने देंगे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते थे। भारत का संविधान अनुच्छेद 51A वो कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है, और आप कौन सा टेम्परामेंट डेवलप कर रहे हो? अगर आपका बच्चा परीक्षा में फेल हो रहा है, अभी गूगल करके देखना, ये जितने हमारे यूट्यूबर हैं आपको भी कहूंगा वो वीडियो दिखाओ सबको। आपका बच्चा परीक्षा में फेल हो रहा है तो बेल पत्री लेना, उस पर शहद लगाना और एक जगह ले जाके चिपका देना, देखो आपका बेटा पास हो जाएगा। और अखबार वाले उसी का फिरकी ले लिए थे कि एक दिन खबर छाप दी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। दुनिया भर का है तुम अंधविश्वास फैलाए जा रहे हो देश में। कैंसर ठीक कर रहा है गोबर में हल्दी मिला करके, तो ये अस्पताल बंद कर दो। ये गरीब, आज पटना में कोई बिहार में बीमार हो जाए तो भागेगा कि नहीं पीएमसीएच? तो पीएमसीएच में खर्चा भी हो रहा है क्योंकि डॉक्टर वहां नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो पैदा हुए हैं वो हर गांव में घूमे, एक भी गरीब आदमी की मौत ना हो। बताओ ये हो सकता है क्या? आप कहां इस देश को ले जा रहे हो? ये अंबेडकर के सपनों का भारत, अंबेडकर के सपनों के भारत में तथागत बुद्ध की प्रज्ञाशील और करुणा थी। आपके सपनों का भारत जो बन रहा है गोडसे गोलवलकर हेडगवार वाला, उसके भारत में अंधविश्वास है, पाखंड है और कर्मकांड है। महात्मा कबीर ने कहा था, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी दौड़ाया। महात्मा कबीर पहले ही लिख गए थे कि इस तरह से पाखंड से बचना। आज पूरे देश को पाखंड में झोंक रहा हूं, यह अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं है। और इसलिए अंबेडकर के सपनों के भारत में लोकतंत्र को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, संविधान को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, कलम और किताब को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी नौजवानों को ज्यादा निभानी है। इसलिए मैं नौजवानों से, जो नीला गमछा पहने हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। पढ़ो, किताबें पढ़ो, खरीद के किताबें पढ़ो, उधार मांग के किताबें पढ़ो। जहां किसी को गिफ्ट कर सकते हो किताब गिफ्ट करो, और किताब पढ़ोगे तो जानकारी होगी, और जानकारी होगी तो लंबी लड़ाई लड़ पाओगे। और नौजवान जिस देश का जागरूक हो जाए। मैं सिमरिया आया हूं और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूं, 14 साल प्रोफेसर भी रहा, तो अपने हिंदी के कवि के गांव में आया हूं, और मुझे उस कवि की एक पंक्ति मुझे इतनी प्यारी लगती है कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर ने यहीं से लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जनता कहां चली गई? एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जनता बन ही नहीं पाए। हम जातियों में बटे रहे,
और बांटने वालों ने एक जाति को दूसरे जाति से रोज लड़ाया है। बताओ ये जातियों में बटे रहोगे तो किसी की मुक्ति संभव है? इसलिए जाति तोड़ो, मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में लिखा है, जाति तोड़ो और जमात जोड़ो। बताओ पुराने लोगों, वरिष्ठ लोगों, जितने लोग बैठे हैं, इसी में मुक्ति है कि नहीं है? अगर हम जातियों में बटे रहेंगे तो कोई किसी का भला होगा? इसलिए आओ 90% परिजन लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाएं और एक साथ जमात बनाएं, ताकि ये जो नीला पटका है, ये बाबा साहब का प्रिय रंग, ये क्रांति का रंग, समानता और न्याय का रंग, आसमान जिस रंग में है वो ये सिखाता है कि भेदभाव मत करो। ये रंग जो है, ये क्रांति का रंग पूरे देश में फैले और बाबा साहब का सपनों का भारत बने। लेकिन ये तब संभव होगा जब संविधान को बदलने वालों को बदल लोगे, पहचानोगे, पहचान करो कि आपका दुश्मन कौन है, पहचान करो कि बाबा साहब के सपनों के खिलाफ खड़ा कौन है, पहचान करो कि संविधान को कौन बदलना चाहता है। संविधान बचेगा तभी हमारा कल बचेगा, संविधान बचेगा तभी हमारी शिक्षा बचेगी, संविधान बचेगा तभी रोजगार बचेगा, और संविधान बचेगा तभी हमारा आने वाला कल बचेगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए मैंने 5 संकल्प बताए। पहला, मूर्तियों को पूजना मत, डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को पढ़ना। दूसरा, कि उनकी किताबों को घर घर पहुंचाना। तीसरा, भूखे रहना, प्यासे रहना, लेकिन बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना। चौथा, आपकी मुक्ति और मानसिक गुलामी से आजादी और हक अधिकार की लड़ाई एक किताब लड़ना सिर्फ बचाती है, भारत का संविधान, अपना सब कुछ कुर्बान करके संविधान को बचाना। और पांचवा, जात तोड़ो, जमात जोड़ो। आओ एक हो जाते हैं और मिलकर के मोहब्बत और प्यार का भारत बनाते हैं, तब बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपने पुरखे, अपने वैचारिक नायक, महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प लेकर आपके बीच से जाता हूं कि संविधान को बचाने के लिए आखिरी कतरे तक, जब तक इंकलाबी लड़ाई को लड़ना होगा, हम जय भीम, जय मंडल, जय संविधान के नारे को बुलंद करते हुए उस नारे को लड़ते रहेंगे। अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे, संविधान के सपनों का भारत बनाएंगे। और जब तक वो भारत नहीं बन जाता, संविधान विरोधियों को हम कमजोर नहीं कर देते, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। आप सबने इतना सम्मान दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।